पता है क्या हुआ? अब तो एनसीईआरटी पे फोकस करने लगा है शर्मा जी का भी लड़का। क्यों? क्योंकि जोर से लग चुका है एनसीईआरटी में तड़का। सो वेलकम और वेलकम बैक गाइस ऑन आवर चैनल शेड प्लस। मैं हूं आपकी मेंटोर अंकिता मैम और हम लगाने जा रहे हैं एनसीईआरटी में फिर से तड़का। तो जल्दी से आ जाओ, स्टार्ट करते हैं अपना डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का लेक्चर नंबर 2। फर्स्ट लेक्चर में हमने एलिमेंट्री कैनाल, उसके एसोसिएटेड ग्लैंड, सारी चीजें कवर की थी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा मेन डाइजेशन ऑफ फूड। तो जल्दी से चलते हैं गाइस। पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ओरल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, स्टमक से हम आते थे सी शेप ड्यूडेनम में, ड्यूडेनम से आते थे हम स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्दर पार्ट्स में और लार्ज इंटेस्टाइन में। साथ में कुछ ग्लैंड्स थी, जैसे 3 ग्लैंड्स के नाम हमने पढ़े थे, 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर एंड पैंक्रियाज, जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं जो अलग अलग एंजाइम सिक्रीट करती हैं डाइजेशन ऑफ फूड के लिए। तो आप जल्दी से देखते हैं कि डाइजेशन होता कहाँ है, कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे खत्म होता है। और हमारे जो 3 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फूड है आपको ध्यान रखना है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट, उनका डाइजेशन कहाँ कहाँ होता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ नो टाइम वेस्ट। ओके, डाइजेशन ऑफ फूड। द केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज इनिशिएटेड इन ओरल कैविटी। इसको हम क्या कहते हैं? बक्कल कैविटी। मतलब डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है हमारा ओरल कैविटी से। जरूर वहां कोई एंजाइम प्रेजेंट होगा, जल्दी से देखते हैं। The saliva secreted into the oral cavity contain electrolytes. कौन-कौन से? सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन। गाइस कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट हैं, साथ में क्या प्रेजेंट है? एंजाइम्स। कौन-कौन से एंजाइम्स? सलाइवरी अमाइलेज एंड लाइसोजाइम। ये कुछ चीजें हमारे सलाइवा में प्रेजेंट है। सलाइवरी ग्लैंड जो हमारे 3 पेयर्स है वो अलग-अलग डक्ट से सलाइवा को सिक्रीट करती है, जिसमें क्या होता है गाइस? सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट्स की बात की है, उसमें मैं आपको बताती हूँ कि जो सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट है वो है कौन सा? क्लोराइड आयन। क्यों? क्योंकि जो हमारा मेन कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम है, माउथ में होता है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। जो हमारा मेन कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम है वो है सलाइवरी अमाइलेज, जिसका एक छोटा सा नाम है, क्या नाम है? टाइलिन। ये बात एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है गाइस, लेकिन कभी-कभी इस पे सवाल आ चुके हैं इसलिए मैंने लिख दिया है। ध्यान रखना है, इसमें पी साइलेंट है, गलती होती है। ठीक है, तो सलाइवरी अमाइलेज बिना क्लोराइड आयन के काम नहीं कर पाता है, दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। क्लोराइड आयन इसको एक्टिवेट करता है और तभी सलाइवरी अमाइलेज काम करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा आयन हो गया? क्लोराइड आयन। सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्लोराइड आयन। सलाइवरी अमाइलेज के बाद गाइस एक और एंजाइम प्रेजेंट है, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम जो होते हैं वो एंटीबैक्टीरियल होता है। कोई भी बैक्टीरिया अगर एयर से, फूड से या किसी भी मीन से हमारे माउथ में जाता है तो लाइसोजाइम हेल्प्स अस टू किल दैट बैक्टीरिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन, about 30% of starch is hydrolyzed here by this enzyme, जिसका ऑप्टिमम पीएच 6.8 है और इसको तोड़ता किसमें है? डाइसैकेराइड, माल्टोज। गाइस सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि स्टार्च, हमने कौन सा कंपोनेंट ले लिया अपना? कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च का 30% डाइजेशन माउथ में हो जाता है विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, जिसको सलाइवरी अमाइलेज किसमें तोड़ देता है? डाइसैकेराइड में। डाइसैकेराइड क्या है? शुगर की यूनिट है जिसमें 2 लोग होते हैं, 2 लोग होते हैं। ठीक है, किसमें तोड़ देता है? माल्टोज। माल्टोज जो कि एक डाइसैकेराइड है। 30% स्टार्च हो गया, ओरल कैविटी में डाइजेस्ट बाय टाइलिन या फिर सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट। अब गाइस ओरल कैविटी से अगर आप अंदर चलो, ईसोफेगस में, एलिमेंट्री कैनाल का जो हमारा दूसरा पार्ट है, तो ईसोफेगस में कोई भी एंजाइम सिक्रीशन नहीं होता है। एकदम ध्यान में रख लो इस चीज को, ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता है, कोई एंजाइम सिक्रीट नहीं होता है। आगे चलते हैं स्टमक में। गाइस मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि गैस्ट्रिक टर्म इज रिलेटेड टू स्टमक। ठीक है, अब स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है, कहाँ पे? जो हमने पढ़ा था कि हमारे म्यूकोसा ऑफ स्टमक में ल्यूगेस प्रेजेंट है, सब इररेगुलर फोल्ड्स। ये जो इररेगुलर फोल्ड्स होते हैं ना, इनमें ही ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है 3 तरह की। कौन कौन सी वो 3 तरह की ग्लैंड है जिसपे रिपीटेडली नीट में सवाल आते हैं गाइस? चलो देखते हैं। सबसे पहले म्यूकस नेक सेल्स विच सीक्रेट म्यूकस। म्यूकस नेक सेल, नाम क्या है? नाम से ही सब कुछ बता देती है बायोलॉजी। म्यूकस मतलब म्यूकस सीक्रेट करी। नेक सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि ग्लैंड के नेक पे प्रेजेंट होती है ये। ठीक है, ग्लैंड के नेक पे प्रेजेंट होती है, म्यूकस सीक्रेट करती है। साथ में गाइस ये बाइकार्बोनेट भी सीक्रेट करती है। इन दोनों का काम मिलके होता है प्रोटेक्शन। एक्चुअली स्टमक में बहुत सारा HCl सीक्रेट होने वाला है, अभी होने वाला है। ठीक है, बहुत सारा HCl सीक्रेट होगा, इस HCl से बचाती है हमें कौन? हमारी म्यूकस और बाइकार्बोनेट दोनों। ठीक है, उसके बाद सेकंड सेल की बात करते हैं, उसका नाम है पेप्टिक सेल और चीफ सेल। इसका नाम चीफ सेल क्यों है? इसका नाम चीफ सेल इसलिए क्योंकि
ऑलमोस्ट हर जगह प्रेजेंट है, बहुत ज्यादा अमाउंट में। अगर हमसे पूछेगा कौन सी सेल्स प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे चीफ सेल्स, जिसका नाम है पेप्टिक सेल्स। ये क्या करती है? पेप्टिक सेल्स सिक्रीट्स द प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन सिक्रीट करती है जो कि प्रोएंजाइम है, ये प्रो नहीं है, ठीक है। प्रो का मतलब होता है इनएक्टिव एंजाइम, जो कि एक्टिव फॉर्म में नहीं है, अपने इनएक्टिव फॉर्म में, जिसको अभी अभी HCl आके एक्टिवेट करता है, ठीक है। HCl आता कहां से? तो जो हमारी तीसरी सेल है ना, वहां से आता है। इसका नाम क्या है? पेराइटल सेल और ऑक्जेंटिक सेल, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड के पेरिफेरी पे प्रेजेंट होती है, पेराइटल सेल, ठीक है। जिनका नाम ऑक्जेंटिक सेल है। ये क्या क्या सिक्रीट करती है? तो ये सिक्रीट करती है दो चीजें। पहला तो HCl, दूसरा एक बहुत अच्छा सा फैक्टर, एक बहुत अच्छा सा फैक्टर, उस फैक्टर का पूरा नाम है गाइस कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर। यहाँ पे कैसल नहीं लिखा है, बट इसका पूरा नाम है कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर। कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है। और अगर कभी भी हमारी बॉडी में इस सेल में कोई हार्म हुआ या कुछ भी हुआ तो B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। और अगर B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि अगर B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ ना तो हमको हो जाएगा एनीमिया। क्यों एनीमिया? क्या होता है एनीमिया? होता है हमारी ब्लड सेल्स नहीं बन पाती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं विटामिन B12 हमारी ब्लड सेल के फॉर्मेशन से रिलेटेड है। ब्लड सेल के फॉर्मेशन को हम कहते हैं एरिथ्रोपोइसिस। ये देखो, ये सवाल 2018 में पूछा है कि which cell of the gastric glands is indirectly associated with erythropoiesis। तो हम बोलेंगे क्या? कौन सी सेल? पेराइटल सेल या फिर ऑक्जेंटिक सेल, ठीक है। और राइट, अगर इससे इसकी कमी से जो एनीमिया होता है उसको हम कहते हैं पर्नीशियस एनीमिया, या फिर इसका दूसरा नाम होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। इसमें हमारी सेल्स जो होती है आरबीसी की वो बहुत बड़ी हो जाती है, नॉर्मल साइज से इनका साइज इंक्रीज हो जाता है और इम्यून सिस्टम इनको डिस्ट्रॉय कर देता है क्योंकि हमारी नॉर्मल साइज रेंज में नहीं आती है, ठीक है। तीन हमने सेल्स पढ़ ली। म्यूकस नेक सेल म्यूकस सिक्रीट करती है, बाइकार्बोनेट सिक्रीट करती है, जो कि हमें HCl से बचाता है क्योंकि HCl बहुत एसिडिक है, लगभग 1.8 pH पे काम करता है। तो कहीं उससे हमारी म्यूकोसल लेयर जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है गट की वो जल ना जाए, इससे हमें प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन। दूसरा मैंने बताया पेप्टिक सेल और चीफ सेल, ये क्या करते हैं? ये प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन सिक्रीट करते हैं जिसको HCl एक्टिवेट करता है। पेप्सिनोजन is activated by HCl and converted into pepsin। याद रखना पेप्सिन, ठीक है। उसके बाद हमारी थर्ड सेल कौन सी थी? पेराइटल सेल और ऑक्जेंटिक सेल, जो दो काम करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। HCl का सिक्रीशन जो कि इसको एक्टिवेट कर रहा है, और साथ में फैक्टर कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर जो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में इंपॉर्टेंट है, और विटामिन B12 इंपॉर्टेंट है हमारे ब्लड सेल्स फॉर्मेशन में, मतलब इरिथ्रोपोइसिस में। ये सवाल कब आया है? 2018 में, और नीट में मल्टीपल टाइम्स आया। नीकर को बहुत पसंद है ये। चलो आगे बढ़ते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड हो गई, ओके। गाइस रेनिन एक और एंजाइम पाया जाता है हमारे स्टमक में, लेकिन मुझ में तुम में नहीं है, ये छोटे बच्चों में है। रेनिन एक छोटा बच्चा है, ठीक है। रेनिन इज अ प्रोटीयोलिटिक एंजाइम फाउंड इन gastric juice of infants which helps in the digestion of milk protein। गाइस जो छोटे बच्चे होते हैं वो बेचारे कुछ खा तो पाते नहीं है, वो पीते हैं दिन भर दूध पिएंगे। तो भगवान जी ने सोचा कि क्या करें, इनको तो सारे डाइजेशन की जरूरत नहीं है, कार्बोहाइड्रेट फैट, इनको करना है प्रोटीन का डाइजेशन। तो इनको भगवान जी ने दिया एक स्पेशल एंजाइम जिसका नाम है रेनिन, जो सिर्फ इन्फेंट्स में पाया जाता है। गाइस ध्यान रखना, रेनिन क्या करता है? रेनिन भी एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटियोलिटिक हियर? प्रोटियोलिटिक का मतलब होता है, प्रोटियो टर्म आया प्रोटीन से, और लिटिक का टर्म होता है किसी भी चीज की लिसिस टूटना, ठीक है। तो रेनिन प्रोटियोलिटिक एंजाइम है गैस्ट्रिक जूस का, जो कि हमारे मिल्क प्रोटीन को, बच्चों में मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। सवाल आया है नीट में कि जो हमारा गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट्स होगा उसमें क्या क्या सिक्रीशंस पाए जाएंगे, ठीक है। तो रेनिन विल बी द आंसर देयर, रेनिन आंसर भी होगा गाइस, ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलते हैं। हमने ओरल कैविटी कवर की फटाफट से, उसमें सलाइवी माइलेज था। हमने गैस्ट्रिक ग्लैंड कवर की, स्टमक में हमने देख लिया डाइजेशन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, कहाँ से जाएंगे? स्टमक में। स्टमक से हम आएंगे ड्यूडेनम में, और ड्यूडेनम में मुझे याद है लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि वहां बहुत सारी डक्ट्स आती है, हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट, जिसकी एंट्री को ड्यूडेनम में कौन रोकता है गाइस? याद है कौन गार्ड करता है?
स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, एक ढक्कन होता है जिसका नाम है ओडाई, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, ठीक है। अब क्या होता है कि ड्यूडेनम में ऊपर से आ रही है हेपाटोपैंक्रियाटिक डक्ट, एक आ रही होगी लिवर की तरफ से, एक आ रही होगी पैंक्रियास की तरफ से। जो लिवर की तरफ से आ रही है वो अपने साथ कुछ सिक्रीशंस लेके आती है, जो पैंक्रियास की तरफ से आ रही है वो अपने साथ कुछ सिक्रीशन लेके आती है। तो एक एक करके दोनों के बारे में पढ़ते हैं। गाइस सबसे पहले देखते हैं कि हेपाटिक डक्ट क्या लेके आती है। तो हेपाटिक डक्ट क्या लेके आएगी, मैंने बताया था उसमें हेपाटोसाइट्स होते हैं जो कॉर्ड्स के अरेंजमेंट में होते हैं, ठीक है। वो क्या बनाते हैं, बाइल, ठीक है। सुनो, द बाइल, पैंक्रियाटिक जूस and the intestinal juice are the secretion released to the small intestine. पढ़ लिया हमने, बता दिया, आगे चलते हैं। The pancreatic juice contains inactive enzymes। पैंक्रियाटिक जूस में क्या क्या होता है गाइस, सारे inactive enzymes होते हैं, ये भी बहुत प्रो होते हैं, एक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है। ओके, कौन कौन से, ट्रिप्सिनोजन, उसका बड़ा भाई काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, अमाइलेजेस, लाइपेजेस एंड न्यूक्लियेजेस। गाइस सवाल आया है कि which of the following enzymes is not present in pancreatic juice। याद रखना कौन कौन से प्रेजेंट है, ट्रिप्सिनोजन, उसका बड़ा भाई काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, अमाइलेज, लाइपेज एंड न्यूक्लियेजेस, ये सारे एंजाइम्स प्रेजेंट है हमारे पैंक्रियाटिक जूस में। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रो एंजाइम्स है ये सारे, एक्टिव नहीं है, कोई तो आएगा जो उनको भी एक्टिव करेगा। वहां HCl कर रहा था, यहाँ कौन करता है। गाइस हमारा पहला एंजाइम है ट्रिप्सिनोजन, ठीक है। देखो, ट्रिप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड बाय एन एंजाइम एंटेरोकाइनेज। बहुत अच्छा इंसान नहीं एंजाइम है लेकिन बहुत अच्छा है। क्या नाम है इसका, एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज ही है जो ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करता है। और फिर ट्रिप्सिनोजन क्या करता है, ट्रिप्सिनोजन बताता है कि एकता में बल होता है, मतलब ट्रिप्सिनोजन अकेले सबको एक्टिवेट करता है और मिलके काम करता है। कैसे, ट्रिप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड बाय एंटेरोकाइनेज, वो कहां से आएगा भाई, वो पैंक्रियाज में तो होगा नहीं, क्योंकि वहां होता तो ये ऑलरेडी एक्टिवेटेड होते। हेपाटोपैंक्रियाटिक डक्ट से आए कहां, ड्यूडेनम में, तो ड्यूडेनम में ही होगा ये एंटेरोकाइनेज। यस, इट इज सिक्रेटेड बाय द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा इनटू एक्टिव ट्रिप्सिन, ठीक है। ये कौन सिक्रेट कर रहा है, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से निकल रहा है एंटेरोकाइनेज, ट्रिप्सिनोजन ऊपर से आया और किसमें कन्वर्ट हो गया, ट्रिप्सिन में। ट्रिप्सिनोजन एक इनएक्टिव एंजाइम है गाइस, ठीक है। ट्रिप्सिन एक एक्टिव एंजाइम, ओके, which in turn activates the other enzyme in the pancreatic juice। जो बाकी एंजाइम्स थे, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस एक्सेट्रा, इन सबको ट्रिप्सिन ने एक्टिवेट कर दिया, ठीक है। ये रही बात पैंक्रियाटिक जूस की। अब क्या आएगा, अब आएगा गाइस बाइल। पैंक्रियास से आई डक्ट, ठीक है, इधर से आई हेपाटिक डक्ट। हेपाटोपैंक्रियाटिक डक्ट का सीक्रेशन पढ़ रहे थे, पैंक्रियाटिक का पढ़ लिए, और हेपाटिक का पढ़ते हैं कि क्या आएगा, बाइल आएगा और क्या आएगा। The bile released into the duodenum contains bile pigment। उस बाइल में क्या क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पसंद है नीट वालों को, ठीक है। क्या क्या होगा गाइस, बाइल पिगमेंट्स, दो पिगमेंट्स, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, याद रखना, बिलीरुबिन बिलीवर्डिन दो पिगमेंट्स प्रेजेंट है। कुछ बाइल सॉल्ट्स प्रेजेंट है, कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो नहीं प्रेजेंट है, क्या, एंजाइम्स, भूलना नहीं है। बाइल में कोई एंजाइम नहीं प्रेजेंट होता है, कोई एंजाइम नहीं प्रेजेंट। तो क्या होता है यहाँ पे होता ये है कि बाइल हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। बाइल हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। अभी हम लाइपेजेस के बारे में देख रहे थे कि एंजाइम लाइपेज भी सीक्रेट होता है, बाइल उस लाइपेज को एक्टिवेट करता है, ठीक है। और जब लाइपेज एक्टिवेट होता है तब वो फैट का डाइजेशन करता है। सब कुछ बहुत अच्छे मैकेनिज्म से बना हुआ है, ठीक है। तो बाइल में क्या क्या है, बाइल पिगमेंट है, बाइल सॉल्ट है, कोलेस्ट्रॉल है, फॉस्फोलिपिड्स है और एंजाइम नहीं है, ठीक है। बाइल क्या करता है मैम, बाइल हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इतना बड़ा सा वर्ड जो एनसीईआरटी में लिखा है, इसका मतलब है कि वो उसको तोड़ता है, ठीक है, वो उसको तोड़ता है, लिखा होगा, ठीक है, तोड़ता है। ओके, आगे चलते हैं, आगे क्या है, आगे क्या है, ठीक है। अब गाइस देखो, इंटेस्टाइन में हेपाटोपैंक्रियाटिक डक्ट के सारे सिक्रीशंस हमने देख लिए, लेकिन और साथ में क्या होता है कि ड्यूडेनम खुद भी कुछ चीजें सिक्रीट करती है। तो ड्यूडेनम में अगर मैं याद दिलाऊं तो दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। पहली, ड्यूडेनम की सब म्यूकोसा में क्या होता है, ब्रूनर्स ग्लैंड जो म्यूकस सिक्रीट करता है। म्यूकस का काम हम समझ चुके हैं, म्यूकस प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। और साथ में क्या होता था वहां पे म्यूकोसा में, विलाई। विलाई मैंने बताया था म्यूकोसा में प्रेजेंट है बहुत सारी विलाई, और विलाई में भी प्रेजेंट है क्या, माइक्रोविलाई, छोटी 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 छोटी। क्यों, जस्ट टू इंक्रीज द सरफेस एरिया सो दैट यहाँ पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो पाए,
खाना अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाए। तो ये जो छोटे छोटे माइक्रोविलाई ना, ये ब्रश बॉर्डर जिससे ब्रशल्स निकले होते हैं वैसा अपीयरेंस देती है, तो हम इसको कहते हैं ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस। इसी ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस मतलब इसी माइक्रोविलाई के पास छोटी छोटी सेल्स होती हैं, इनको हम कह देते हैं ब्रश बॉर्डर सेल। तो देखिए, द सिक्रीशन ऑफ द ब्रश बॉर्डर सेल ऑफ द म्यूकोसा along with the secretions of goblet cells constitute the intestinal juice। इंटेस्टाइनल जूस कौन कौन मिलके बनाया? इंटेस्टाइनल जूस मिलके बनाया ब्रश बॉर्डर सेल्स ऑफ म्यूकोसा, और साथ में कौन? गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल्स म्यूकस ही सिक्रीट करती हैं, ब्रूनर्स ग्लैंड और गॉबलेट सेल्स सिबलिंग्स हैं, दोनों ही म्यूकस सिक्रीट करते हैं। ठीक है, कंस्टिट्यूट द इंटेस्टाइनल जूस सक्कस एंटेरिकस। ये पूछता है नीट ये नहीं पूछता कि इंटेस्टाइनल जूस में होता क्या है, इंटेस्टाइनल जूस क्या होता है, नहीं पूछता है व्हाट इज सक्कस एंटेरिकस। तो हम बताएंगे सक्कस एंटेरिकस कुछ नहीं, सक्कस एंटेरिकस इज इंटेस्टाइनल जूस सिक्रेटेड बाय टू थिंग्स, द ब्रश बॉर्डर सेल्स एंड द गॉबलेट सेल्स। सक्कस एंटेरिकस याद रखेंगे, नीट में पूछ रखा है। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद क्या क्या है इस जूस में, देख तो ले कौन कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट है। ठीक है, दिस जूस कंटेन्स अ वैरायटी ऑफ एंजाइम्स लाइक डाइसैकेराइडेजेस। जो डाइसैकेराइड बना था ऊपर ओरल कैविटी में 30%, ठीक है, और 70% बच भी तो गया था, उन सबको भी जो डाइजेस्ट करने के लिए कुछ एंजाइम होंगे डाइसैकेराइडेज, जैसे माल्टेज, वहां पे माल्टोज बना था, माल्टोज को कौन तोड़ेगा? माल्टेज। यस। उसके बाद डाइपेप्टाइडेजेस, कुछ प्रोटीन्स टूटे फूटे पड़े होंगे, प्रोटीन्स किस चीज की चेन होती है? पेप्टाइड की चेन होती है, उनको तोड़ेगा पेप्टाइडेजेस। लाइपेजेस मैंने बताया कि बाइलेस को एक्टिवेट करेगा और ये करेगा डाइजेशन फैट का। ठीक है, न्यूक्लियोसाइडेजेस, जो न्यूक्लियोसाइड्स न्यूक्लियोटाइड्स इन सब का डाइजेशन करते हैं वो। ठीक है, न्यूक्लियोसाइडेजेस याद रखना गाइस, यहाँ पे न्यूक्लियोसाइडेजेस प्रेजेंट है, वहां न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट थे, न्यूक्लियोटाइडेजेस प्रेजेंट थे। ठीक है, गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं यहाँ दे देती हूँ, ठीक है, याद रखोगे एक साथ, स्क्रीनशॉट ले लेना अगर जरूरत हो, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है गाइस, पीएच की बात करते हैं तो पीएच हम लोगों की जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग है ड्यू टू द एंजाइम्स, क्योंकि हमें पता है कि जो एंजाइम्स होते हैं वो एक ऑप्टिमम पीएच पे ही काम कर पाते हैं। तो जल्दी से देख लेते हैं कि कौन से एंजाइम का पीएच कितना ऑप्टिमम है और वो किस पीएच पे काम कर पाता है। गाइस माउथ, अगर हम सलाइवरी अमाइलेज की बात करते हैं तो उसका ऑप्टिमम पीएच होता है 6.8। माउथ का जो पीएच होता है 6.8, अगर 6.8 से पीएच वेरी करेगा तो हमने एंजाइम्स में पढ़ा है, हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था टीचर्स से, आपने कपिल सर ने पढ़ाया था, रवि सर ने पढ़ाया था क्या कि 6.8 पीएच। ठीक है, माउथ 6.8 के सलाइवरी अमाइलेज अगर यहाँ से वेरी किया तो नहीं करेगा काम, सर टीचर्स ने बताया था कि एंजाइम वर्क नहीं करेंगे, ऑप्टिमम पीएच चाहिए। स्टमक में आ जाओ तो स्टमक से तो मुझे याद आता है कि हमारा HCl, और HCl बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, और अगर वो बहुत स्ट्रॉन्ग है तो वो क्या करेगा, उसका वो पीएच को बहुत ज्यादा डाउन कर देगा, कितना 1.8, 6.8 इन द माउथ, 1.8 इन द स्टमक, एंड जब हम जाते हैं इंटेस्टाइन पे, इंटेस्टाइन में जो म्यूकस बाइकार्बोनेट से बहुत सारे भरे पड़े हैं ना, बाइकार्बोनेट क्या करता है, पीएच को बहुत बढ़ा देता है, 7.8, सारे 8 है, ठीक है, क्या 6.8 1.8 7.8 याद रहेगा, 6.8 क्योंकि वहां थोड़ा बाइकार्बोनेट निकल रहा था, ठीक है, यहाँ पे एसिड की वजह से 1.8 और इंटेस्टाइन में 7.8। ठीक है गाइस, ध्यान रखोगे। आगे चलते हैं, देखते हैं आप सारी जो एंजाइम्स मैंने बताई डाइजेशन कैसे करते हैं। ओके, तो गाइस स्टेप नंबर 1 वाज कि हमारे स्टार्च का डाइजेशन टाइलिन करता है सलाइवरी अमाइलेज एट द ऑप्टिमम पीएच ऑफ 6.8, ठीक है, जो किसमें तोड़ देता है, माल्टोज, जो कि डाइसैकेराइड है। अब ये खाना अंदर आया और 30% ही होता है बस, ये जो था स्टार्च होता है 30% होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्टमक में आते हैं, प्रोटीन्स, प्रोटीएजेस, पेप्टोन्स, ये क्या होते हैं, प्रोटीन तो पता था ना, ये प्रोटीएजेस और पेप्टोन्स क्या है, these are partially hydrolyzed protein, थोड़े बहुत टूटे हैं, थोड़े बहुत वैसे ही रखे हैं, ठीक है, हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन, ठीक है, in the chyme reaching the intestine are acted upon by proteolytic enzyme of pancreatic juice। सबसे पहला एक सवाल, एक सबसे पहली बात मुझे याद रखती है क्या, chyme, chyme है, what is chyme, chyme कुछ नहीं है, ठीक है, chyme is जो फूड हमने खाया, जो फूड हमने खाया अपने माउथ में मास्टिकेट किया, उस फूड को हम कहते हैं बोलस। ये बोलस जब हमारे स्टमक में आता है और HCl से मिलता है, ये बोलस जब हमारे स्टमक में आता है HCl से मिलता है, तो इस पूरे कंपोनेंट को हम काइम कह देते हैं, मतलब बोलस फूड खाने में मिला तो HCl क्या बन गया, काइम, ठीक है।
चलो देखते हैं, ठीक है। ये जो काइम में हमारे प्रोटीन पेप्टोन्स प्रेजेंट थे जो कि इंटेस्टाइन में पहुंचे, उनको कौन कौन तोड़ा भाई? इंटेस्टाइन में बहुत सारे एंजाइम्स आए थे, मुझे पता है, ठीक है। कौन कौन आया था? ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइड्स। गाइस, पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन पूछेगा अगर, तो बोलोगे क्या? प्रोकाइमोट्रिप्सिन, ठीक है। ट्रिप्सिन नहीं बोलोगे, ट्रिप्सिनोजन बोलोगे, ठीक है। ट्रिप्सिनोजन आया था वहां पे, यहाँ पे वो ट्रिप्सिन बना है, दोनों में फर्क है, ठीक है। बहुत कंसेप्चुअल सा क्वेश्चन बन सकता है। पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन पूछेगा तो क्या बोलोगे? ट्रिप्सिनोजन। लेकिन अगर यही चीज ड्यूडेनम में पूछेगी तो वही ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में चेंज हो चुका है, तो ध्यान रखना। तो प्रोटीन, पेप्टोन्स और प्रोटीएजेस पे काम करते हैं ये तीनों एंजाइम, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइड। उसको और छोटे छोटे यूनिट्स में तोड़ते हैं, डाइपेप्टाइड्स में तोड़ते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट की बात करें, कार्बोहाइड्रेट भी तो आया था, कितना आया था? 70% तो आया ही था, 30% वहां डाइजेस्ट हुआ। कार्बोहाइड्रेट इन द टाइम आर हाइड्रोलाइज्ड बाय पैनक्रियाटिक अमाइलेज। यहाँ पे पैनक्रियाटिक अमाइलेज प्रेजेंट है, माउथ में सिलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट था। अमाइलेज किसका डाइजेशन करता है? अमाइलेज ना कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। क्या किया? पॉलीसैकेराइड को डाइसैकेराइड्स में, और जो 70% थे उनको भी छोटे छोटे डाइसैकेराइड्स में तोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद फैट्स की बात करते हैं, बात होगी प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट्स की और फैट्स की करते हैं। फैट्स आर ब्रोकन डाउन बाय लाइपेजेस विद द हेल्प ऑफ बाइल इनटू डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स। गाइस, जो हमारे फैट्स होते हैं वो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, ठीक है। उन पे लाइपेज काम करता है, लाइपेज को एक्टिवेट कौन करता है? बाइल। लाइपेज काम करता है डाइग्लिसराइड्स और मोनोग्लिसराइड्स में तोड़ देता है, और ठीक है, उनको मोनोग्लिसराइड में तोड़ देता है। आगे चलते हैं न्यूक्लियेसेस, ठीक है। न्यूक्लियेसेस भी प्रेजेंट है पैनक्रियाटिक जूस में। दे एक्ट ऑन न्यूक्लिक एसिड, जो न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है उसको तोड़ते हैं किसमें? न्यूक्लियोटाइड्स में और न्यूक्लियोसाइड्स में, ठीक है। ये हमारा पैनक्रियाटिक जूस का काम हो गया। उसने क्या कर दिया? डाइपेप्टाइड बना दिए, डाइसैकेराइड बना दिए, मोनोग्लिसराइड्स बना दिए और न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स बना दिए, ठीक है। The enzyme in the succus entericus act on the end product of the above reactions to form the respective simple absorbable form. The final step in digestion occur very close to the mucosal epithelial cell of the intestine. क्या मतलब है मैम इसका? इसका मतलब है कि ये जो सारी चीजें हमारे पैनक्रियाटिक जूस ने ड्यूडेनम में की, तोड़ी, बहुत हेल्प की हमें एब्जॉर्बेबल फॉर्म देने में। ये जो फाइनल प्रोडक्ट्स बने, ये जो सारे प्रोडक्ट बने, इस पे अब फाइनल काम करेगा सक्कस एंटेरिकस, दैट इज इंटेस्टाइनल जूस, जिनमें कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट हैं और वो उसको सबसे छोटे यूनिट पे तोड़ देगा। और ये वाला जो रिएक्शन होता है ये म्यूकोसल एपिथेलियम के सबसे पास होता है, और म्यूकोसल एपिथेलियम जो सबसे अंदर की लेयर थी हमारे गट की, ठीक है, उसी में तो एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। तो दिस इज वेरी क्लोज टू द म्यूकोसल एपिथेलियम सेल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। आगे देखते हैं फिर क्या हुआ, ठीक है। अब ये था हमारा फाइनल स्टेप, ठीक है। फाइनल स्टेप जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बना था, अभी जस्ट देखा हमने, डाइपेप्टाइड, माल्टोज, लैक्टोज, ये सारे डाइसैकेराइड है तीनों, दीस आर डाइसैकेराइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स बने थे, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड्स बने थे, डाई और मोनोग्लिसराइड्स बने थे। इनको फाइनली सर्कस इंटेरिकस या फिर जिसको कहते हैं इंटेस्टाइनल जूस के एंजाइम छोटे छोटे एब्जॉर्बेबल फॉर्म में तोड़ देंगे। क्या? डाइपेप्टाइड, प्रोटीन का सबसे छोटा यूनिट अमाइनो एसिड में टूट गया। माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज टूट गए अपने छोटे यूनिट्स में। माल्टोज टूटा ग्लूकोज, ग्लूकोज में लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज एंड सुक्रोज इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ठीक है। ये इसकी सबसे छोटी यूनिट हो गई जो म्यूकोसल एपिथेलियम में एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। ये सारा काम अभी कहां हो रहा है गाइस? ड्यूडेनम में हो रहा है, ओके। उसके बाद जो न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट थे उनके लिए प्रेजेंट थे एंजाइम न्यूक्लियोटाइडेजेस, जिन्होंने तोड़ा न्यूक्लियोसाइड्स में, न्यूक्लियोसाइड्स को तोड़ा न्यूक्लियोसाइडेजेस में, किसमें? शुगर्स में और बेसेस में, ठीक है। उसके बाद जो डाई और मोनोग्लिसराइड थे उनको लाइपेज ने और छोटी चीजों में तोड़ दिया, छोटी चीजों में तोड़ दिया। वो क्या है? फैटी एसिड एंड फिक्सोल। इस स्लाइड से हमें ये भी पता चलता है गाइस कि प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट अमाइनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट की छोटी यूनिट ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, फ्रक्टोज है। उसके बाद न्यूक्लियोटाइड्स की सबसे छोटी यूनिट शुगर्स और बेसिस, और फैट की सबसे छोटी यूनिट होती है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलकर बना होता है फैट। चलो आगे देखते हैं। The breakdown of biomacromolecules mentioned above occurs in the duodenum region. Yes, we know that. Duodenum region of the small intestine, the simple substance is formed and absorbed in the jejunum and ileum region of the small intestine. The undigested and unabsorbed substances are passed on to the large intestine. क्या लिखा है?
गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी कि एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम कहाँ होता है, ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम में सारा एब्जॉर्प्शन हो गया भाई, पूरी लड़ाई झगड़ा मारपीट सब चल रही है, यहाँ पे सब टूटे, सब टूट गए, ठीक है, सब एब्जॉर्बेबल फॉर्म में आ गए, कहाँ पे, ड्यूडेनम में। लेकिन एब्जॉर्प्शन नहीं होगा ड्यूडेनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन में आगे वाले पार्ट्स में होगा। ड्यूडेनम में हो गया डाइजेशन, मैक्सिमम डाइजेशन ऑकर्स इन ड्यूडेनम, ठीक है। जेजुनम और इलियम में होगा एब्जॉर्प्शन, जो भी चीजें हमें एब्जॉर्ब करनी है उससे अच्छी अच्छी चीजें, हमें एनर्जी चाहिए होती है ना खाने से, हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था, ये एनर्जी हमने सारी एब्जॉर्ब कर ली अपने म्यूकोसल एपिथेलियम के थ्रू, कहाँ पे, अपने ब्लड में, ठीक है। और उसके बाद जो भी अनडाइजेस्टेड चीजें प्रेजेंट थी, जो नई डाइजेस्ट हुई, हमने उसको, वो हमारा फीकल मैटर बनेगा आगे जाके, कहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। आगे चलते हैं अब बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की। गाइस ये एब्जॉर्प्शन किसका कहाँ कहाँ पे होता है, किस पार्ट में कौन किस चीज का एब्जॉर्प्शन होता है, ये भी देखो भाई। हमें तो पता है कि मैम ने अभी बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है एब्जॉर्प्शन, अभी इतना सारा डिब्बा कहाँ से आ गया। तो गाइस देयर आर सम एब्जॉर्प्शन जो दूसरे पार्ट्स में भी होते हैं, मेजर नहीं होते गाइस। जो प्रिंसिपल ऑर्गन है एब्जॉर्प्शन का वो स्मॉल इंटेस्टाइन ही है, लेकिन देयर आर सम थिंग्स जो एब्जॉर्ब होती हैं, जैसे माउथ, certain drugs coming in contact with mucosa of mouth and lower side of the tongue are absorbed into the blood capillaries lining them. ऐसा नहीं होता तो दवाई खाने से जल्दी से हमें आराम नहीं मिलता। तो सब कुछ सोच समझ के बनाया गया है, भगवान जी ने बहुत सारे प्लान्स किए थे, ठीक है। तो कुछ ड्रग्स हैं जो माउथ में एब्जॉर्ब होती हैं, ठीक, याद रखेंगे माउथ में क्या एब्जॉर्ब होता है, कुछ ड्रग्स हैं, सर्टेन ड्रग्स एब्जॉर्ब इन माउथ। स्टमक की बात करते हैं, तो गाइस जो हम पानी पीते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सिंपल शुगर, जो टूटे हुए सिंपल शुगर्स होंगे, शायद जो हमारे मोनोसैकेराइड्स होंगे वो, एंड अल्कोहल टेक्स प्लेस, तीन चीजें, पानी, शुगर और अल्कोहल, पानी, शुगर और अल्कोहल, तीन चीजें। यहाँ पे क्या था, माउथ में सर्टेन ड्रग्स, पानी, सिंपल शुगर और अल्कोहल। इंटेस्टाइन में क्या होता है मैम, इंटेस्टाइन में सब होता है, अब बताइए मत, मेरा काम है बताना क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, द डाइजेशन is completed here, and the final product of digestion such as glucose, fructose, fatty acids, glycerol and amino acids is absorbed to the mucosa and into the bloodstream and lymph, ठीक है। ब्लड में ये सारी चीजें यहाँ से एब्जॉर्ब हो जाती है, जेजुनम के और इलियम के। फिर क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड चीजें होती है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चली जाती है। कुछ अच्छी अच्छी चीजें हम मिस ना कर दें, इसलिए लार्ज इंटेस्टाइन में भी थोड़े से एब्जॉर्प्शन होते हैं। क्या, एब्जॉर्प्शन ऑफ अगेन वाटर, सम मिनरल्स एंड ड्रग्स। ड्रग्स से शुरू किया था, ड्रग्स पे खत्म किया, ठीक है। कुछ ड्रग्स हमारे माउथ में एब्जॉर्ब होती है, तो कुछ ड्रग्स हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होती है। माउथ में और कुछ नहीं होता है, सिर्फ सर्टेन ड्रग्स है। स्टमक में क्या था, पानी, सिंपल शुगर और अल्कोहल। स्मॉल इंटेस्टाइन में सब कुछ एब्जॉर्ब होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सम मिनरल्स एंड ड्रग्स, ठीक है। याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। अब गाइस क्या होता है कि अगर किसी भी चीज का एब्जॉर्प्शन होना है, सपोज करो कि ये हमारी म्यूकोसल एपिथेलियम, ठीक है, ये हमारी म्यूकोसल एपिथेलियम है, वेट, ठीक, ये हमारी म्यूकोसल एपिथेलियम, इससे चीजों का एब्जॉर्प्शन होना है, कहां पे, ये हमारी ब्लड है, ब्लड वेसल्स होंगी जिनमें एब्जॉर्प्शन होगा, और यहाँ पे छोटे छोटे मॉलिक्यूल सारे बन गए जो एब्जॉर्ब होने के लिए एकदम से तैयार है, ठीक है। अब क्या होता है, जब भी हमें किसी भी मेम्ब्रेन को क्रॉस करना होता है, उसके तरीके क्या है, डिफ्यूजन से हो सकता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से हो सकता है, या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट से हो सकता है। बहुत ज्यादा बार ये सवाल पूछा गया है कि फ्रक्टोज का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, ठीक है। फ्रक्टोज का एब्जॉर्प्शन होता है फैसिलिटेटेड तरीके से। फ्रक्टोज को चाहिए कोई तरीका, उसको फैसिलिटी चाहिए, वो खुद से नहीं होगा, बहुत आलसी है। जो आलसी होते हैं वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करते हैं, ठीक है। पहले सुनो, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, स्पेशली क्लोराइड आयन, ये कैसे एब्जॉर्ब होते हैं, सिंपल डिफ्यूजन से। जिधर सिंपल डिफ्यूजन, इधर कंसंट्रेशन ज्यादा इधर कम है, डिफ्यूज हो गए, ठीक है, सिंपल। उसके बाद कुछ अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, कुछ अमाउंट ऑफ अमाइनो एसिड, कुछ अमाउंट ऑफ ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स देखा गया है कि कैरियर प्रोटीन, मतलब इनको भी फैसिलिटी चाहिए, कभी कभी ग्लूकोज भी आलस कर लेता है, और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से एब्जॉर्ब होता है। फ्रक्टोज अलग से मैंने लिखा है गाइस, क्योंकि फ्रक्टोज इज मल्टीपल टाइम्स इस एग्जाम में, आपके एग्जाम में पूछा है, तो याद रखना फ्रक्टोज का एब्जॉर्प्शन फैसिलिटेटेड होता है, ठीक है। आगे चलते हैं गाइस, डाइजेस्टिव सिस्टम की सारी बीमारियां पढ़ ली हमने, और सारी बीमारियां पढ़ने के बाद अब हमें सारी बीमारियां नहीं पढ़ी, बीमारियां पढ़ने जा रहे हैं, सारी चीजें पढ़ लिए, अब हमें पढ़नी है बीमारियां। उसके पहले मैं तुम्हें एक चीज बताती हूँ गाइस कि डाइजेशन होने के लिए वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट।
क्योंकि हमारे जितने एंजाइम्स तुमने पढ़े दे ऑल आर हाइड्रोलिटिक इन नेचर, मतलब इनको पानी चाहिए काम करने के लिए। ठीक, याद रखोगे, इसलिए मैं थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ। चलो डिसऑर्डर्स पढ़ते हैं। all the enzymes of all the digestive enzymes are hydrolytic in nature guys, याद रखना, ये मैंने सच बोला है, पानी पीने के लिए नहीं बोला था। चलो क्या होता है डिसऑर्डर्स में? the inflammation of the intestinal tract is the most common ailment due to bacterial or viral infections. The infections are also caused by the parasites of the intestine like tapeworm, roundworm, threadworm, hookworm, pinworm। बहुत सारे तरीकों से हमारे इंटेस्टाइन का इन्फ्लेमेशन हो सकता है, हमारे एलिमेंट्री कैनाल का इन्फ्लेमेशन हो सकता है, बैक्टीरियल, वायरल, ठीक है, कुछ वर्म्स हैं, कुछ टेप वर्म्स हैं, राउंड वर्म्स हैं, मतलब ये सारे पैरासाइट्स हैं जो हमारे अंदर घर बना लेते हैं और हमसे न्यूट्रिशन, हमसे एब्जॉर्प्शन, हमारा खाना छीन के खाते हैं। ठीक है, चलो तो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट एक डिसऑर्डर है जॉन्डिस, सबने सुना होगा। ठीक है, क्या होता है? लिवर अफेक्टेड होता है गाइस जॉन्डिस में। ओके, the liver is affected, skin and eyes turns yellow due to the deposition of bile pigment। bile pigment हमने दो पढ़ा था, बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन। याद रखना गाइस, जो बिलीरुबिन होता है वो येलो कलर का होता है, जो बिलीवर्डिन होता है वो ग्रीन होता है। तो जॉन्डिस में इतना तो हमें पता है बचपन से कि जिसको वो अंकल को जॉन्डिस हुआ था वो पूरे पीले पड़ गए थे, नाखून पीले हो गए, आंखें पीली हो गई। तो जॉन्डिस में जो पीलापन आता है वो किसकी वजह से आता है? बिलीरुबिन की वजह से। लिवर अफेक्टेड होता है, बिलीरुबिन का सिक्रीशन बहुत ज्यादा हो जाता है, इसकी वजह से हमारी बॉडी येलोइश कलर की हो जाती है। स्किन, आईज, सबसे पहले इफेक्ट इसमें ही आता है। उसके बाद गाइस बात करते हैं वोमिटिंग की। सबको पता है वोमिटिंग क्या होती है? इट इज द इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट्स थ्रू द माउथ। दिस रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय वोमिट सेंटर मेडुला। A feeling of nausea precedes vomiting। गाइस देखो, इसमें बहुत सारी कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे मैं सबसे पहले तुमसे ये जानना चाहती हूँ, ठीक है, कि मैंने बोला कि यहाँ पे क्या हो जाता है, इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट। इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट हुआ तो पता है क्या हुआ है? कौन सा ढक्कन उल्टा खुला है? गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर। याद रखोगे इस चीज को, ठीक है। उल्टी होना, वोमिटिंग होना, इजेक्शन ऑफ द फूड पार्टिकल्स आउटसाइड द माउथ, यही होते हैं वोमिटिंग। ये जो रिफ्लेक्स आता है वोमिटिंग के पहले, हमें कौन कंट्रोल करता है? तो हमारे ब्रेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मेडुला। ये याद रखोगे, ये सवाल पूछ रखा है नीट में। मेडुला, मेडुला को हम क्या कहते हैं? वोमिट सेंटर। से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। वोमिट सेंटर किसको कहते हैं? मेडुला को कहते हैं। ठीक है, ये याद रखोगे। अ फीलिंग ऑफ नॉजिया प्रीसीड्स वोमिटिंग। व्हाट इज नॉजिया? गाइस कभी कभी ऐसा होता है ना, मम्मी जी मिसला रहा है, उल्टी आ रही है, वो जो फीलिंग होती है ना वो नॉजिया कहलाती है। और उसी फीलिंग के बाद हो सकता है कभी तुम्हें उल्टी भी हो जाए। तो क्या लिखा है? फीलिंग ऑफ नॉजिया प्रीसीड्स वोमिटिंग। ठीक है, आगे चलते हैं। जॉन्डिस हो गया, वोमिटिंग हो गया, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन। व्हाट इज डायरिया? डायरिया इज द abnormal frequency of bowel movement and increased liquidity of the fecal discharge is known as diarrhea. It reduces absorption of food। क्या होता है गाइस, हमारा जो फीकल मैटर होता है उसकी लिक्विडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एक इन्फेक्शन होता है हमारे ट्रैक्ट का, उसकी वजह से डायरिया होता है। बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट बाउल मूवमेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा बार फीकल मैटर का इजेक्शन होता है जिसमें लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होती है। और गाइस इसकी वजह से होता क्या है कि जब हमारे फूड पार्टिकल्स है, बोलस है, काइम है, इन सारी चीजों को मतलब पानी मिला दोगे तुम बहुत ज्यादा, राइट? एंजाइम हाइड्रोलिटिक होता है लेकिन पानी थोड़ी डालते रहोगे उसके ऊपर। बहुत ज्यादा पानी होने की वजह से क्या होता है, बहुत ज्यादा लिक्विडिटी होने की वजह से एंजाइम का जो एफिशिएंसी होती है वो घट जाती है। ठीक है, इसकी वजह से क्या लिखा है? इट रिड्यूसेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड बहुत कम हो जाता है, और एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड नहीं होगा, एनर्जी नहीं होगी, फिर हम कमजोर फील करेंगे। ठीक है, दिस इज डायरिया। डायरिया में हमसे जो सवाल पूछते हैं वो पूछते हैं abnormal frequency of bowel movement, ये टर्म याद रखोगे, और increased liquidity टर्म याद रखोगे। ठीक है, आगे चलते हैं कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन। कॉन्स्टिपेशन क्या होता है? इन कॉन्स्टिपेशन द फीकल मैटर आर रिटेन्ड विद इन द कोलन। याद रखोगे, कहाँ पे फीकल मैटर रुक के रहता है? कहाँ पे? कोलन में। एज द बाउल मूवमेंट अगर इरेगुलर बाउल मूवमेंट गाइस, बाउल टर्म आया स्टमक से, बाउल टर्म आया हमारे एलिमेंट्री कैनाल से, नॉट एग्जैक्टली एलिमेंट्री कैनाल, हमारे एब्डोमेन पार्ट से। ठीक है, जो बाउल मूवमेंट होता है बहुत इरेगुलर हो जाता है, और जो फीकल मैटर होता है वो रिटेन कहाँ रहता है? ये सवाल पूछ सकता है।
स्टार बना लो, ये सवाल पूछ सकते हैं, कोलन में होता है, ठीक है। इनडाइजेशन ये सबको होता है क्योंकि सब बाहर की उल्टी सीधी चीजें खाते हो, राइट, और जब बाहर की उल्टी चीजें स्पाइसी चीजें खाने से क्या होता है, इनडाइजेशन, ठीक है। Indigestion, in this condition the food is not properly digested, leading to feeling of fullness. The causes of indigestion are inadequate enzyme secretion, anxiety, food poisoning, overeating and spicy food. Overeating और spicy food करना छोड़ दो, anxiety मत करो, tension मत लो, डरो मत, क्योंकि when fear is there, there is no fear, okay। उसके बाद feeling of fullness आती है आपको। फीलिंग ऑफ फुलनेस का मतलब भाई जब डाइजेशन ही नहीं हो रहा है बेटा, जब डाइजेशन नहीं हो रहा है और फूड हमारे अंदर ही, तो हम कैसे फील करेंगे कि हमें भूख लगी है। हमें भूख तो तब लगती है ना जब हमारा खाना डाइजेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे फीलिंग ऑफ फुलनेस आती है। वजह देख ली हमने, एंजाइटी जो होगी नहीं, अब फूड पॉइजनिंग, बाहर की गंदी संदी चीजें खाना बंद कर दो, ओवर ईटिंग बंद कर दो, और स्पाइसी फूड, बाहर की चीजें कम खाओ, स्पाइसी चीजें कम खाओ, ठीक है। तो दिस वाज डायरिया, कॉन्स्टिपेशन एंड इंडाइजेशन, याद रखोगे। आगे चलते हैं, ओके गाइस। एनसीईआरटी में लास्ट पेज पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दी हुई है। जैसे ये सारे डिसऑर्डर्स तो हमने पढ़ लिए अपने एलिमेंट्री क्लास के। एक डिसऑर्डर होता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन का मतलब पता है, एनर्जी का मतलब पता है, माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषण। इसका मतलब प्रोटीन और एनर्जी की कमी है बॉडी, प्रोटीन और एनर्जी की कमी है बॉडी में। इसके बेसिस पे इस कमी की दो बीमारियां होती है, एक का नाम है मैरास्मस और एक का नाम है क्वाशियोकर। मैरास्मस और क्वाशियोकर में थोड़े थोड़े डिफरेंसेस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा सड़क पे बच्चे होते हैं जो गरीब, जो कुछ खा नहीं पाते, जिनको प्रॉपर खाना नहीं मिल पाता है, वो कुपोषित हो जाते हैं, ठीक है, पतले दुबले, उनकी हड्डियां दिख रही होती है। दे आर सफरिंग फॉर मैरास्मस और क्वाशियोकर। तो कैसे बताओगे कि किसको मैरास्मस हुआ और किसको क्वाशियोकर? जल्दी से देख लो, राइट। मैरास्मस में क्या होता है, बॉडी में प्रोटीन प्लस एनर्जी दोनों की डेफिशिएंसी होती है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन नाम है, ठीक है। यहाँ पे प्रोटीन एनर्जी दोनों की डेफिशिएंसी होती है। क्वाशियोकर में क्या होता है, सिर्फ प्रोटीन की कमी होती है, एनर्जी, या फिर इंसाइड इसको लिखते हैं कैलोरीज। कैलोरीज आर एनर्जी, राइट, एक यूनिट है एनर्जी को मेजर करने की। तो कैलोरीज और प्रोटीन मैरास्मस में कम होती है और क्वाशियोकर में सिर्फ प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है। कैसे देख के बताओगे कि किसको मैरास्मस है और किसको क्वाशियोकर? ऐसे देख के बताएंगे मैम की जनरली लेस देन 1 ईयर ओल्ड में क्या होता है मैरास्मस, एंड मोर देन 1 ईयर ओल्ड में क्या होता है क्वाशियोकर, ठीक है। उसके बाद क्या क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया, थिनिंग ऑफ लिम्स, जो हाथ पैर होते हैं वो एकदम पतले दुबले से हो जाते हैं। स्किन की बात करें तो स्किन आपको ड्राई, थिन और रिंकल दिखेंगी। एक छोटे से बच्चे के शरीर पे आपको झुर्रियां दिखेंगी क्योंकि उसके पास प्रोटीन और एनर्जी की कमी, ठीक है। उसके बाद मेंटल रिटार्डेशन, भाई जब खाना नहीं मिलेगा, जब कुछ नहीं मिलेगा तो बच्चा मेंटली रिटार्डेड होगा, ठीक है। तो मैरास्मस और क्वाशियोकर दोनों में ही मेंटल रिटार्डेशन होता है। इसकी बात करते हैं तो ये जो सारी चीजें यहाँ पे कॉमन होती है। यहाँ पे भी थिनिंग ऑफ लिम्स है, यहाँ पे भी स्किन ड्राई, थिन और रिंकल्ड होती है, ठीक है, और मेंटल रिटार्डेशन यहाँ पे भी होती है। एक डिफरेंस क्या है बस कि इस वाले केस में, क्वाशियोकर वाले केस में, सम फैट्स लेफ्ट ऑन द स्किन, कुछ फैट अभी भी स्किन पे रह जाता है, बाय दिखता है रीजन, भाई यहाँ पे प्रोटीन और एनर्जी दोनों का मालन्यूट्रिशन हो गया, यहाँ पे सिर्फ प्रोटीन का है, देयर आर सम एनर्जी लेफ्ट, ठीक है गाइस। चलो आगे चलते हैं, ओके। तो गाइस बहुत जल्दी से हमने अपना डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर खत्म कर लिया है। फटाफट से इसका रिवीजन कर लो और जल्दी से वेट करो हमारी नेक्स्ट वीडियो का, जो बहुत बहुत जल्दी लेके आऊंगी मैं, किसकी, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस की। गाइस मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा फास्टेस्ट वे है किसी भी चीज को कवर करने का, एनसीईआरटी को कवर करने का। तो मैं तो आपसे बस ये कहूंगी कि अपना फुल कंसंट्रेशन फिजिक्स और केमिस्ट्री पे लगाइए और एनसीईआरटी का रिवीजन आप एनसीईआरटी तक का सीरीज से ही करते जाइए। और गाइस वन मोर थिंग, डाइजेशन ऑफ फूड के क्वेश्चंस लगाना आप अभी पीवाईक्यू के, आई एम गिविंग यू 100% गारंटी दैट कोई भी सवाल छूटेगा नहीं। सो पढ़ते रहिए अच्छे से, एग्जाम बहुत पास आ रहा है, नो टाइम वेस्ट एंड टेक केयर गाइस, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेशन की बहुत सारी बीमारियां देखी हैं, तो कोशिश करिए ओवर ईटिंग, बाहर की चीजें, स्पाइसी फूड, ये सब अवॉइड कीजिए ताकि आपकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज ना हो। क्योंकि गाइस अगर हम पढ़ाई नहीं करते हैं तो हमारी हेल्थ खराब नहीं होती है, लेकिन अगर हमारी हेल्थ खराब होती है तो हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो जस्ट टेक केयर ऑफ दिस एंड गाइस वन मोर थिंग फॉर मी, प्लीज डू लाइक, प्लीज शेयर, प्लीज सब्सक्राइब, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए और वो अच्छा कर पाए। टेक केयर गाइस, ऑल द बेस्ट, सी यू वेरी सून।